इंसाफ और अमन हर शख्स, हर शहरी के ज़बान पे होता है कि मुझे कैसे मिलेगा। हर शख्स, हर शहरी एक सवाल करता है कि कानून जो इस मुल्क का है, क्या वो मुझे इंसाफ देगा? और कानून के रखवाले क्या इंसाफ लेने में मेरी मदद करेंगे? आज जिस जगह पे हम मौजूद हैं, उस सिपाही ने कुछ अपनी ज़िंदगी ऐसी ही गुजारी है। अपना कैरियर, 37 साल का कैरियर, इसी चीज़ पे फोकस रखा। हम मौजूद हैं फॉर्मर एसएसपी, एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर अल्ताफ़ हुसैन साहब के घर पे, और इनसे जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान के अंदर और बाहर भी पाकिस्तान का नाम रोशन करने में इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत साथ दिया गया। आइए मुलाकात करते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के जाबाज सिपाही, फॉर्मर एसएसपी, एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर अल्ताफ़ हुसैन साहब। और बहुत शुक्रिया सर कामयाबी का सफ़र को ज्वाइन करने का और अपना टाइम निकालने का। सर, पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा एरिया होता है जो लोग बड़े सोच समझ के कदम रखते हैं, और इसमें मुख्तलिफ़ पहलू होते हैं, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर, ये आपने पुलिस डिपार्टमेंट अगर हम शुरू करते हैं तो कैसे ज्वाइन किया, कब ख्याल आया कि ये मुझे इस साइड पे मूव करना चाहिए और कुछ पाकिस्तान के लिए करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम के लिए मुझे चुना। पहली बात तो ये कि इसको किस तरीके से चुना, ये सर्विसेज मैंने कैसे ऑप्ट की। तो मेरे वालिद बेसिकली एक हेड कांस्टेबल थे। हाँ, मेरे वालिद एक हेड कांस्टेबल थे और बड़े भाई भी पुलिस में थे। तो ऑटोमेटिकली मेरा झुकाव था वो इसी तरफ था। तो इत्तेफाक से सन 1983 और 84 के बीच में कुछ वैकेंसीज आई थी एएसआईज़ की, जो कि बड़ा वो मशहूर भी हुआ था एक एंटी डकैत फोर्स के नाम से, एसआरपी में। तो वो एक्चुअली वो भर्ती की जा रही थी कि जो सिंध में उस ज़माने में बड़े डाकू हुआ करते थे, उनके लिए वो पुलिस फोर्स क्रिएट की गई थी। तो मैंने उसमें फिर मैंने एप्लीकेशन जमा कराई। तो वहाँ अल्लाह का शुक्र है उस ज़माने में काफ़ी मेरिट पे काम होता था, काफ़ी मेरिट पे काम होता था। तो उसमें मैंने टेस्ट वगैरह दिए, फिज़िकल टेस्ट, रिटन टेस्ट। तो उसमें फिर मैं एएसआई सिलेक्ट हो गया था सन 1984 में। 1 नवंबर सन 1984 में मैं एएसआई सिलेक्ट हो गया था। फिर हम लोग ट्रेनिंग पे चले गए थे। तो ट्रेनिंग करके फिर वापस आए तो ईगल बेस के नाम से, ईगल स्क्वाड के नाम से एक बड़ा मशहूर एक वो फोर्स हुआ करती थी। तो उसमें मैंने ज्वाइन किया सन 1985 में। सन 1985 में वहाँ से मैंने एज एएसआई ज्वाइन किया। फिर उसके बाद अगर आपको याद हो, मेरा ख्याल शायद नहीं याद होगा, तो 86-87 में एक इनकाउंटर हुआ था बड़ा मशहूर नॉर्थ नाज़ाबाद में, जे ब्लॉक में, अमानुल्लाह मुबारकी वाला। जी, बड़ा टाइम पे तो हाँ, तो वो इनकाउंटर वहाँ हुआ था। तो उसमें हमारे डीआईजी साहब थे, कर्नल सईद साहब, वो ज़ख्मी भी हुए थे। तो उसमें मेरे साथ 3 साथी और भी थे, वो हमने उसमें हिस्सा लिया था। बाकी तो पूरी काफ़ी पुलिस फोर्स थी वहाँ। तो वहाँ पर हमने हिस्सा लिया। तो उसमें फिर हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें प्रमोशन मिली एज ए सब इंस्पेक्टर। 1987 में मैं सब इंस्पेक्टर हो गया था। तो वो प्रमोशन लेके फिर उसके बाद हमने 2 साल और एसआरपी में काम किया। उसके बाद फिर उन्होंने हमसे ऑप्शन मांगे कि आप कराची पुलिस में जाना चाहते हैं तो आप अपने ऑप्शन दें। तो फिर हम कराची पुलिस में आ गए 1988 में। तो मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग लांडी थाने में हुई थी एएसआई। उस ज़माने में काफ़ी ये लसानी फसादात चल रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी काम किया। फिर उसके बाद 1990 में मैं पहली मर्तबा एसएचओ लगा शरीफाबाद में। शरीफाबाद में मैं एसएचओ लगा पहली मर्तबा। उसके बाद फिर मैं जौहराबाद में एसएचओ रहा। फिर ये गुलजार हिजरी एसएचओ रहा। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ में काम किया। मेरा झुकाव इन्वेस्टिगेशन की साइड पर था, और इन्वेस्टिगेशन मुझे बड़ा अच्छा सब्जेक्ट लगता था, क्योंकि देखें पुलिस का बेसिकली काम जो है वो इन्वेस्टिगेशन है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर तो वॉच एंड वार्ड जो है वो एक एक्स्ट्रा उसकी वो ड्यूटी है। लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके क्राइम को रोकना होता है, और उस क्राइम को रोक के उसके बाद उसको पुटअप करना होता है कोर्ट में, ताकि उसको करार वाकई सज़ा मिले और वो उस मुलजिम को सज़ा को देख कर दूसरे लोग इबरत करें और उसके बाद वो क्राइम से बाज आएँ। लेकिन बदकिस्मती से मैंने देखा कि ऐसा नहीं होता।
जो उसकी कई वजूहत हैं कि उसमें हमारी कोताहियाँ हैं, उसमें हमारे वसाइल की कमी होना है, उसमें तवज्जो ना देना है, या उसमें एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर्स का ना होना है। काफ़ी उसमें वजूहत हैं कि वो नहीं हो पाता, लेकिन पुलिस का काम बेसिकली इन्वेस्टिगेशन है। तो उसके बाद मैं 99 में मैं फिर बोस्निया चला गया यूनाइटेड नेशन के साथ, वहाँ हिस्सा लिया मैंने पीस कीपिंग मिशन में, 2 साल वहाँ रहा, फिर वापस आया। वापस आने के बाद मैंने फिर नेब में 2 साल काम किया। नेब में मैंने काफ़ी काम किया, नेब में 2 साल रहा। उसके बाद फिर मेरा प्रमोशन हो गया एज ए डीएसपी 2003 में। तो डीएसपी होने के बाद फिर मैं वहाँ से नेब से वापस आ गया था। फिर मैंने तमाम कराची में 17 साल में डीएसपी रहा। तो तमाम कराची में मैंने फील्ड पोस्टिंग की और तमाम कराची में मैंने काम किया। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है मेरे करियर पे बड़े अच्छे अच्छे केसेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो केसेस देती थी कि जी ये किसी ईमानदार अफसर से या किसी अच्छे एक्सपीरियंस अफसर से तफ्तीश कराई जाए, तो वो तफ्तीश फिर अफसरान मुझे दे दिया करते थे, तो वो मैंने की हैं तफ्तीशें। अगर आप देखें कि सरफराज शाह वाला केस है वो मैंने किया, फिर डॉक्टर आसिम वाला केस है वो मैंने किया, फिर एक आपने सुना होगा एक बच्ची बर्गर खा के मर गई थी, वो केस मैंने किया। और फिर पुलिस के ख़िलाफ़ भी काफ़ी जो हाई कोर्ट ने जो इनकाउंटर्स थे उसमें वो मशकूक इनकाउंटर्स थे, उनकी तफ्तीश मुझे दी। तो अल्लाह का शुक्र है कि जिसमें अफसरान समझते थे कि हमें ज़रूरत है कि अच्छे अफसर से कराई जाए, तो वो इन्वेस्टिगेशन मैं करता था। तो मैंने काफ़ी तफ्तीशें की हैं और अल्लाह का शुक्र है। फिर उसके बाद मैं 4 साल पहले मैं एसपी प्रमोट हुआ। जब एसपी प्रमोट हुआ तो मैं एसपी न्यू कराची लगा। उसके बाद एसपी लियारी भी मैंने सर्व किया कोई 8-9 महीने। उसके बाद फिर मैं एसएसपी सजावल लगा, 6-7 महीने वहाँ किया मैंने। फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैं यहाँ एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट रहा। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट एक बहुत बड़ी पोस्टिंग है, क्योंकि उसमें 18 थाने हैं और 18 थाने वो थाने ईस्ट में कि जो हर वक्त वहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है, हैपनिंग होती रहती है। तो उसको टेक केयर करना, उसको कवर करना, उसमें तफ्तीशों को देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो 1.5 साल से ज़्यादा मैंने वहाँ पर काम किया। और फिर मैं 13 नवंबर 2022 को मैं फिर रिटायर हो गया हूँ। नहीं, इतनी बड़ी जर्नी और इतने सारे चीज़ों को देखना और फिर ख्याल करना। सर आपने यूरोप के अंदर भी बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा और ऐसी एक प्रैक्टिस की वहाँ पर, जो एक बड़ी यूनिक है। पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ है कि पाकिस्तान का ऑफिसर वहाँ पे जाए और वहाँ की पुलिस को ट्रेन करे और वहाँ के डिपार्टमेंट के साथ काम करे। सर ये कैसे मुमकिन हुआ और वहाँ पे क्या चीज़ें थी आपने जो फेस की और उसको करेक्ट करने की कोशिश की? अच्छा, ये इसमें देखें, ये एक पूरा जो यूनाइटेड नेशन आती है उनका एक पूरा एक तरीक़ेकार है, वो सेलेक्ट करते हैं यहाँ आके। वो उनकी एक पूरी टीम आती है। तो हम यहाँ से एक इनिशियल टेस्ट दे के यहाँ से अपने प्रोविंस से हम इस्लामाबाद जाते हैं। इस्लामाबाद में फिर वो यूनाइटेड नेशन की टीम होती है, वो कोई 6 टेस्ट लेती है। 3 इंग्लिश के टेस्ट लेती है कि जी लिखने पढ़ना सुनना, और फायरिंग के 2-3 टेस्ट होते हैं, और 2-3 टेस्ट उसके अपना ड्राइविंग के होते हैं। क्योंकि वहाँ एक्सट्रीम सिचुएशन होती है, वहाँ बहुत बर्फबारी होती है, तो एक्सट्रीम सिचुएशन में आप कैसे ड्राइव करते हैं। तो वो अच्छा, हर जो उनका फेज़ होता है वो नॉकआउट बेस पे होता है कि अगर आपने 2 पास कर लिए और तीसरे में फेल हो गए तो आप फेल हैं। तो तकरीबन 8-10 हज़ार लोग हमारे पूरी पाकिस्तान पुलिस से आते हैं वहाँ। अच्छा। हाँ, पूरी पाकिस्तान पुलिस से आते हैं, तो वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। फिर 8-10 हज़ार में से 300 के करीब वो सिलेक्ट करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है मैंने 3 मरतबा ये इम्तिहान दिया और तीनों मरतबा मैं कामयाब हुआ वहाँ। और मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई तालीमी करियर कोई बहुत अच्छी उससे नहीं है। हम जो उस ज़माने में सफ़ेद स्कूल, काले स्कूल या पीले स्कूल होते थे उससे पढ़े हुए हैं। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि हमने वहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से हमारे उस्ताद जो उस वक्त पढ़ाई हुआ करती थी अच्छे तरीके से पढ़ा, और वो इंग्लिश जो उस ज़माने में पढ़ी थी वो वहाँ काम आई, क्योंकि वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश होती है। और आपको वहाँ 42 कंट्रीज से लोग आए हुए होते हैं, अमेरिका, ब्रिटिश और स्वीडन, फ्रांस और जर्मनी और तमाम, वहाँ आपको इंग्लिश में ही काम करना होता है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है जो पाकिस्तानी जाते हैं उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है वहाँ भी। और ये कि वहाँ इंडिया से भी आते हैं लोग, उनकी भी इंग्लिश अच्छी होती है, बांग्लादेश से भी आते हैं लोग, उनकी भी इंग्लिश अच्छी होती है, लेकिन वो शाई होते हैं। पाकिस्तानी शर्माते नहीं हैं, वो बोलते हैं। तो वो थोड़े से शर्माते हैं, वो थोड़े से शाई होते हैं, वो थोड़े से डरे
दबे हुए होते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तानी जितने भी यहाँ से पुलिस के लोग गए हैं उन्होंने बड़ा वहाँ पर अच्छे तरीके से नौकरी की है, बहुत अच्छे ओहदों पे रहे हैं, कमिश्नर भी रहे हैं वहाँ, और बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पे रहे हैं, और अभी भी यूएन में काम कर रहे हैं वो हेडक्वार्टर में। तो ये एक बड़ा अच्छा वो था, तजर्बा था, एक्सपोजर था वहाँ पर। एक तो आप सेंट्रल यूरोप में होते हैं, दूसरे ये कि वहाँ आपकी जो ड्यूटी टाइमिंग है वो सिर्फ 8 घंटे होती है, उसके बाद आप फ्री होते हैं, फिर आपको हफ्ते में 2 दिन छुट्टी भी मिलती है वहाँ, और फिर आपको माली तौर पे भी बहुत फ़ायदा होता है। अल्लाह का शुक्र है, वो वहाँ पर बड़े अच्छे पैसे मिलते हैं, वो डॉलर में पे करते हैं, तकरीबन $200-300 पर डे वो अच्छा, हाँ करते हैं, ज़बरदस्त। और फिर आपको यहाँ जो आपकी अपनी तनख्वाह है वो भी मिल रही होती है। तो ये एक बड़ा अच्छा माली अपना आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि वहाँ से अगर आप आते हैं तो बहुत अच्छे पैसे कमा के लेके आते हैं, और फिर प्लस ये कि आपको तजर्बा भी हो जाता है, आप पूरे यूरोप में घूम रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास ब्लू पासपोर्ट होता है, ग्रेटेस्ट पासपोर्ट होता है, तो उसमें कोई 31 कंट्रीज़ तो वैसे ही उस पर एग्जेम्प्टेड होते हैं वीज़े से। तो हमने पूरा यूरोप भी घूमा, हम उसको पेड हॉलीडेज़ कहते थे। तो वो पूरा यूरोप भी घूमा, बच्चों को भी ले गए थे वहाँ। तो मैंने बोस्निया और कोसोवो दोनों जगह 2-2 साल काम किया, और अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा वहाँ तजर्बा रहा। वहाँ के जो पुलिस थी उसको हम ऑब्ज़र्व भी करते थे कि कोई ह्यूमन राइट वायलेशन ना कर रहे हों, उनको सिखाते भी थे कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी है, उनसे बात भी करते थे, उनकी कोई तकलीफ़ या परेशानी होती थी या वहाँ आम सिटीजन्स की कोई तकलीफ़ परेशानी होती थी उसको हाईलाइट भी करते थे। तो यूएन ने उसमें बड़ा काम किया है, तो हमने भी उसमें अल्लाह का शुक्र है बहुत काम किया है उसमें। यही इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं जब दुनिया भर में जाते हैं और इस तरीके से नाम क्रिएट करते हैं, तो यही वजह है कि जब भी किसी नेशनल इवेंट या इंटरनेशनल इवेंट की ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेटर्स को पिक किया जाता है। तो बड़ी इनक्रेडिबल मेरे ख्याल में स्टोरी है सर ये तो। और ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि हम एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, उससे जाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूँगा कि सर ने एक बड़ा यूनिक केस पकड़ा था, पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं दुनिया के अंदर वो मशहूर हुआ कि चंद पैरेट्स के ज़रिए, क्योंकि वो एक सुसाइड नोट के साथ था, तो हम जानेंगे सर से कि चंद पैरेट्स के ज़रिए, एक पैरेट के ज़रिए कैसे उस पूरे केस को सॉल्व किया और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक नया लेसन दिया कि लोगों को होशियार कैसे रहना चाहिए। तो हम ये स्टोरी सुनेंगे सर से इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की, ब्रेक के बाद। जाइएगा नहीं, हम मिल रहे हैं दोबारा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद है फॉर्मर एसएसपी, एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर अल्ताफ़ हुसैन साहब। और जाने से पहले हमने एक इन्वेस्टिगेशन का जिक्र किया था जो एक पैरेट के ज़रिए सर ने आइडेंटिफाई किया, और उस आइडेंटिफाई के बाद उस केस को परस्यू किया और वहाँ पे सही मुजरिम को पकड़ा, वरना तो वो सुसाइड था। सर ये पूरे पाकिस्तान में एक तहलका मचा। ये हैरानकुन बात थी कि एक तोते से आपने वो चलते फिरते उस चीज़ को नोट किया, नोट करने के बाद उसको थोड़ा सा परस्यू किया, और परस्यू करने के बाद वो चीज़ वाकई निकल के आ गई। सर ये कैसे मुमकिन हुआ? देखें, मैं जब भी जो नौ आमूज़ या नए जो अफसरान या जो भी इन्वेस्टिगेटर आते हैं उनको मैं बताता हूँ। देखिए, जब आप जाए वारदात पे मौके पे जाते हैं ना, तो आप एज ए इन्वेस्टिगेटर आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। एक सिर्फ ये भी मैं आपको बताऊँगा, एक और वाक़या भी बताऊँगा मैं। तो आपको आधा का केस वहाँ पर हल हो जाता है जब आप मौके पर पहुँच जाते हैं। मुझे ये अच्छी तरीके से याद है, मैं डीएसपी सरजानी टाउन था, ये 2007 और 2008 का दरमियान का वाक़या है। तो मेरे एसएचओ ने रात 2 बजे मुझे फ़ोन करके बताया कि सर एक वो नए जवान जोड़ा था, वो मैनेजर थे, वो तामीर नो बैंक में मैनेजर था, और बोले उन दोनों ने खुदकशी कर ली है और सुसाइड नोट भी छोड़ा है और इनकी लाशें पड़ी हैं। तो मैंने उसको उसी वक्त मैंने कहा आप इनको उठाना नहीं, मैं आ रहा हूँ। तो मैं तकरीबन 3 बजे मैं वहाँ पर पहुँच गया। जब मैंने देखा तो एक बेड पर वो लाशें पड़ी हुई थी दोनों की। बहुत यंग कपल था, पूरा नया जोड़ा था बिल्कुल ना। तो उनकी कनपटियों पे गोली का निशान था और सुसाइड नोट भी पड़ा हुआ था कि जी हम अपने उससे मर्जी से खुदकशी कर रहे हैं और हमें किसी को तंग ना किए जाए, यहाँ ये जेवर रखें, यहाँ ये पैसे रखें, ये कार की चाबी रखी है, वो किराए की कार थी, और ये उसको दे देना। तो मैंने जब देखा, जब करीब जाके मैंने उनको बॉडी की मैंने जब ऑब्ज़र्व किया, तो उनको लेफ़्ट साइड पे एंट्री का निशान था और राइट से उनकी एग्ज़िट थी गोली की। तो मैंने उनके भाई आए हुए थे, उसका जो मैनेजर था उसने भी कहा कि हाँ ये बड़ा परेशान था, वहाँ बैंक में कोई करप्शन वगैरह का कुछ चल रहा था केस, तो ये परेशान था तो इसने खुदकशी कर ली है, हम और कोई कार्रवाई नहीं चाहते।
तो मैंने उससे पूछा कि क्या ये उल्टे हाथ से लिखता काम करता था? बोला नहीं, ये सीधे हाथ से करता था। तो मैंने कहा फिर ये गोली तो इसके उल्टे हाथ से लगी, क्योंकि देखिए जब आदमी मर रहा होता है ना तो वो कोई खिलाफ वजह कोई काम नहीं करता। जो वाह। सीधे हाथ से काम कर रहा है वो सीधे हाथ से ही गोली मारेगा, उल्टे हाथ से गोली नहीं मारेगा वो। सही है। और बीवी के भी ऐसे ही था। तो फिर मैंने कहा नहीं, ये मर्डर है, ये खुदकशी नहीं है। तो मैं फिर कमरा था, कमरे से बाहर ही काफ़ी बड़ा पिंजरा रखा हुआ था, 3 उसमें तोते थे। तो वो तो बीच में वो पिंजरे में ऐसे डंडी लगी होती है, तो वहाँ वो बिल्कुल कोने पे बैठे हुए थे दीवार के साथ ना, तीनों तोते डरे सहमे से थे। तो मैंने ऐसे ही उनके साथ जाके ऐसे ही जिस तरह वो करते हैं, मैंने आवाज़ दी। तो वो एक उसमें से तोता जो है ना, वो चलता वो उस डंडी पे ना, जिस तरह वो चलते हैं चलता वो कोने पे आ गया। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा मिठू बेटे क्या हुआ था? तो उसने कहा डाकू डाकू। तो मैंने कहा कितने थे? तो बोला 3। वो बोलने वाले तोते थे, वो बड़े अच्छा बहुत बोलते, उनके लिए भी उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा था। अच्छा। हाँ कि इनका बड़ा ख्याल रखना, ये हमारे बड़े चहीते हैं। और ये बोला 3। मैंने कहा अच्छा। तो मैं फिर कंफर्म हो गया, मैंने कहा ये कोई आया है और कोई मर्डर करके गया है। अच्छा। तो फिर वो हमने अपने स्टेट की तरफ से हमने वो केस दाखिल किया, उनके ख़ानदान वालों ने नहीं किया था। तो बाद में पता चला कि वो चौकीदार जो था बैंक का, वो आया था, उसका भाई आया था और उसकी बीवी आई थी। वो मार के गए थे। और उनका वो आपस में वो कुछ के साथ ज्यादती की थी उस मैनेजर ने या क्या जो भी था। तो उनको हमने गिरफ्तार किया और फिर उनको हमने कोर्ट में पेश किया। उन तीनों को मौत की सज़ा हो गई है। ओह। हाँ, तीनों को मौत की सज़ा हो गई है। अच्छा, इसके अलावा मैं जो बता रहा हूँ आपको कि जी मौके पर जाने से क्या फ़ायदा होता है, इसी तरीके से मैं डीएसपी महमूदाबाद था। तो एक पता चला एक बूढ़ा आदमी था, कोई 60-62 साल का, उसको किसी ने कत्ल किया कुल्हाड़ी से। तो मैं गया तो वो कोई 10 बाई 10 का कमरा था। नीचे जैसे महमूदाबाद में छोटे छोटे मकान होते हैं, ऊपर बीवी और बेटा और बहू रहते थे, नीचे वो सोता था। तो नीचे जाके जब मैंने देखा उसकी लाश पड़ी हुई थी, कुल्हाड़ी से उसको काटा हुआ था ना, उसको कुल्हाड़ी मारी हुई थी। तो जब मैंने देखा तो खून काफ़ी था। अच्छा, एक अजीब बात ये थी कि दीवारों पे खून नहीं था। ओहो। दीवारों पे खून नहीं था। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो कैसे हो सकता है कि सकता अगर है? आप एक मुर्गी को भी काटे तो उछलती है, तो खून काफ़ी दूर दूर जाता है। तो मैंने एसएचओ को कहा, वो एसएचओ अभी भी एसएचओ लगे हैं, मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार इसका चेक कराना, इसको कोई बेहोशी की दवा दे के इसको मारा गया है वाह। इसको। हाँ, तो उन्होंने फिर वो जब उसकी वो हुई, पोस्टमार्टम। हाँ पोस्टमार्टम हुई, उसकी लैब बॉडी टेस्ट की हुए। हाँ ऑटोप्सी हुई। तो उन्होंने बताया कि हाँ इसको कोई ख्वाब आवर दवा दी गई थी। तो उसका मैंने कहा फिर इसके बेटे को, इसके बेटे को लेके जाओ, इसको बेटे को इंटरोगेट करो। तो बेटे को इंटरोगेट किया तो पता चला कि बेटे ने, बहू ने और उसकी बीवी ने मिलके मारा है। वो क्यों मारा? कि वो अपनी बहू के साथ ज्यादती करता था। तो उन्होंने रात को उसको चाय में, जब सोने वाला था तो उसको चाय दी, चाय में बेहोशी की दवा थी। तो माँ ने और बहू ने उसके हाथ पांव पकड़े और बेटे ने कुल्हाड़ी से उसको मारा। तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको मौके पे जाके पता चलता है। तो मैं जो भी नए अफसरान भी आते हैं और दूसरे भी आते हैं, उनको मैं बताता हूँ कि मौके पे जाएं, वहाँ जाके देखें, वहाँ फैसला करें। ये नहीं कि आप सिर्फ दफ्तर में बैठ के वहाँ बताएं। तो ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैंने, एक ही केस नहीं, काफ़ी ऐसी चीज़ें केसेस हैं जो मैंने इसी तरीके से हल किए हैं कि मौके पे जाके और जो मटेरियल एविडेंस होती है उसको इकट्ठा करके फिर वो हम हकीकत उसको है। करते हैं। और सर जब जैसे आप किसी चीज़ को अप्रोच करते हैं तो एक तो होता है कि लोग आपके कान भर रहे होते हैं कि ये हुआ है सर, इस तरह हुआ है सर, इस तरह पता चला, इस तरह हुआ है। तो आप कैसे अपनी चीज़ के ऊपर अपने एक्सपीरियंस को आगे रखते हैं और फिर कहते हैं कि पहले एक दफ़ा मैं अपने नज़रिए और अपने हिसाब से पहले देखूं जगह को और फिर उसका अंदर फैसला करूं? तो इसकी साइंस क्या होती है? इसमें देखिए, ये हम जब जाते हैं मौके पे देखते हैं कि क्या चीज़ें, अच्छा हमें मुख्तलिफ चीज़ें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वही कातिल वही हमें कुछ और बता रहा होता है, और लेकिन हम जब एविडेंस देखते हैं और हमें दूसरी चीज़ें तो हमारे सामने आ रही होती हैं तो फैसला हम करते हैं। बाज़ औक़ात कातिल उसी में छुप जाता है, वो उनके साथ मिल के ढूंढ भी रहा होता है, वो भी कर रहा होता है। लेकिन हम जो भी उसकी जो एविडेंस आ रही होती है उसको हम जोड़ते हैं, उसको हम देखते हैं कि क्या किस तरीके से लाइनअप हो रही है, क्या चीज़ें किस तरीके से आ रही हैं। फिर उसके बाद हम फैसला करते हैं। हम किसी के कहने पे या किसी के सुनने पर कोई एतबार नहीं करते, सुनते सबकी हैं, उनसे लेते हैं सबसे कि जी ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि क्या किस तरीके से या वजह क्या है। देखें, आपने देखा होगा कि जो बहुत पुरानी एक मिसाल है कि जी कत्ल की वजह जन, ज़र और ज़मीन, यस। औरत, दौलत और ज़मीन, 3 चीज़ों पे होते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा कत्ल हो रहे हैं जन पे, औरत पे सबसे ज़्यादा कत्ल हो रहे हैं, औरत पे कत्ल हो रहे हैं, फिर उसके बाद दौलत और ज़मीन पे। अभी मैं आपको अभी एक ताज़ा किस्सा बताऊं कि अभी जब मैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन था बहादराबाद में, आपको शायद याद होगा, एक टायर वाला था
नोमान सूर्या, उसका मर्डर हुआ था, उसकी जी गर्दन जी काट के जी चले जी गए जी थे। जी जी। तो वो हमने देखा, वो उसके हाथ पांव बांध के उसकी गर्दन काट के चले गए। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, बीवी गई हुई थी वहाँ अपने भाइयों के पास। तो अच्छा, वहाँ अंदर कैमरे लगे हुए थे, कैमरे भी बंद थे, तो वो हमें पता चल गया कि घर वाला है, तो वो उसकी बीवी शामिल थी उसमें। अच्छा। वो हमने देखा, फिर वो बाहर की हमें वीडियो मिली, बाहर से हमने देखा, तो वो उसने अपने एक भाई को बुलाया था गुजरांवाला से, वो उसने मर्डर किया था। तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं कि कौन सी क्या रिलेट, किस चीज़ से कनेक्ट हो रही है, क्या हो रहा है। तो इस तरीके से फिर हम उसको करते हैं, और हमने फिर उनको गिरफ्तार किया, उसकी बीवी को गिरफ्तार किया, उसके भाई को भी गिरफ्तार किया, प्लस वो एक और उसका कोई आशिक था, उसको भी गिरफ्तार किया हमने। और फिर हमने सारी सीसीटीवी वगैरह ली, हमने आगा खान से सीसीटीवी ली, आगा खान अस्पताल से, जहाँ वो अपने भाई को बुलाया था, जहाँ उसने उसको पैसे दिए थे 50,000 रुपये। तो ज़बरदस्त। सारी चीज़ें ये हम देखते हैं कि जी इसका हो क्या सकता है और किस तरीके से मुमकिन क्या है। हकीकत है। नहीं सर, बिल्कुल ये तो एक आर्ट है, और वाकई इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से की जाती है और जिस तरीके से होती है, अगर उसको सही मानों में किया जाए तो उसमें कामयाबी भी मिलती है और मुजरिम को सज़ा भी पहुंच पाती है। इसी तरीके से एक वाक़या पाकिस्तान के अंदर था, मशहूर और मारूफ स्कॉलर के साथ, हमारे आमिर लियाकत हुसैन। और सर जो हैं वो वो शख्स थे जो वहाँ पर मौजूद थे, इन्वेस्टिगेटर। और हम जानेंगे सर से ब्रेक के बाद कि सर क्या हुआ था, कैसे था, और पाकिस्तान के अंदर लोगों का, आवाम का एतमाद पुलिस सिस्टम के ऊपर कैसे बढ़ सकता है, और किस तरीके से हमारा माशरा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है इस पूरे ओवरऑल कानून के हिसाब से। हम एक जानेंगे सर से ब्रेक के बाद। हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, जाइएगा नहीं, मुलाकात होती है छोटी सी ब्रेक में। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त फॉर्मर एसएसपी एंड एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर अल्ताफ़ हुसैन साहब। और जाने से पहले हमने एक जिक्र किया था आमिर लियाकत हुसैन साहब का। सर, आप पहली शख्स थे इन्वेस्टिगेटर जो दाखिल हुए उस रूम के अंदर भी। सर, ये वाक़या क्या था? ये बड़ा ऐसा था कि लोगों का दिल दहल गया, हैरान थे लोग, शौक थे। एकदम से न्यूज़ सुबह मिलती है और उसके बाद आमिर लियाकत साहब का इंतकाल हो जाता है। उसके आज भी केसेस चल रहे हैं डिफरेंट अंदाज के अंदर। सर, आपने वहाँ पे क्या पाया था, क्या देखा था और क्या ऑब्ज़र्व किया था? अच्छा देखें, मैं अपने ऑफिस में मौजूद था, अपने एसएसपी ईस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में। तो वहाँ मुझे पता चला कि इनकी बॉडी पाई गई है। तो मेरे ऑफिस से पीछे कोई 2-3 मिनट का सफ़र था, मैं फ़ौरन पहुँच गया वहाँ पर। जब मैं वहाँ गया तो ये बेसमेंट की तरह है, नीचे है, इनकी अपनी प्रॉपर्टी है, वहाँ नीचे ही 3 कमरे बने हुए थे, बल्कि बहुत छोटे छोटे से कमरे थे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ देख के उनका कि जी किस हालत में वो रह रहे थे। तो उनकी जैसी एक छोटा सा कोई 6x10 का एक वो था, जिसमें एक सोफ़ा लगा हुआ था और एक राइटिंग टेबल लगी हुई थी, बस। मतलब बहुत तंग सा कमरा था, जहाँ उनकी बॉडी वो आधी सोफ़े के ऊपर थी और आधी सोफ़े से नीचे थी। तो वो था। उसके बाद बराबर में एक बेडरूम सा था, और वो बेडरूम भी इतना तंग था कि मतलब हमें दीवार से लग के चलना पड़ रहा था, बेड और अलमारी के बाद। तो बड़ा अफसोस हुआ हमें वो देख के चीज़ें वहाँ पर कि किस कसमा पुरसी के आलम में वो रह रहे थे। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि क्या वजह थी, लेकिन वो बड़ा गंदा सा माहौल था। और वहाँ उनकी वो बॉडी पाई गई थी। उनका एक जो उनकी टेक केयर कर रहा था एक मुलाजिम था, उससे हमने पूछा, उसने बोला कि मैंने 12 बजे इनसे मेरी मुलाकात हुई, दिन में सही थे, कह रहे थे मुझे घबराहट हो रही है, तो मैंने कहा आके थोड़ा सा बाहर बैठ जाएं। अच्छा, वो बहुत गर्मी का दिन था हाँ हाँ वो, जी। इट वाज वेरी हॉट डे, बहुत गर्म दिन था वो। अच्छा, जनरेटर भी उनका था, वहाँ पर लाइट गई हुई थी। तो वहाँ पर हम जब अंदर गए तो बहुत गर्म था, और फिर उसने बताया कि ये थोड़ी देर बाहर बैठे, फिर बोला अच्छा मैं अंदर बैठता हूँ। फिर अंदर चले गए, बोले मैं बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद मैं कोई 1 बजे के करीब आया हूँ, तो मैंने देखा इनका आधे ही नीचे गिरे हुए थे, आधे ऊपर थे। तो मैंने फ़ौरन शोर किया, लोगों को बुलाया। तो वहाँ से हमने काफ़ी सारी चीज़ें हमने वो ली थी उसके लिए, लेबॉर्ट्री के लिए, डीएनए के लिए, फॉरेंसिक के लिए, जो हमने लेबॉर्ट्री भेज दी थी। लेकिन वो चूँकि फिर उनके घर वालों की तरफ से इजाज़त नहीं मिली, और वो नहीं मिला क्योंकि उन्होंने इजाज़त नहीं दी। एक तो ऑटोप्सी की उन्होंने इजाज़त नहीं दी, और फिर दूसरे उसकी इजाज़त नहीं दी। तो उस वजह से वो सारी चीज़ें
पाइपलाइन में ही है। वो वजह है मौत, क्योंकि हम जब भी ऐसी जगह पर जाते हैं तो हम रिलाई करते हैं तमाम उन सैंपल्स पर जो हमने उनकी बॉडी से लिए होते हैं और जो हमने लैब में या डीएनए के लिए या केमिकल के लिए भेजे होते हैं। उससे वो डॉक्टर बताते हैं कि इसकी वजह मौत क्या है। तो वो तशना रही वो वजह मौत, तो उस वजह से हमें पता नहीं चल सकी। लेकिन बहरहाल वो काफ़ी चीज़ें थी जो कि उनकी वजह मौत में आ सकती थी, लेकिन वो अभी तक नहीं है। अभी तक नहीं और है। वो इन्वेस्टिगेशन जारी है सर। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम एक मारूफ स्कॉलर की चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में इतनी मुश्किल होती है, एक आम आदमी पुलिस का नाम सुनकर, पुलिस का डिपार्टमेंट का नाम सुनकर डरता है, बहुत ज़्यादा खौफ आता है कि मैं अगर थाने जाऊं या मैं किसी भी जगह जाऊं और कोई भी क्राइम हुआ है उसको मैं सही मानों में रिपोर्ट कर दूं। बहुत सारे विटनेस होते हैं जो कभी आगे ही नहीं आ पाते, और लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को विटनेस किया होता है और देखा होता है और जाना होता है। सर ये कैसे मुमकिन हो सकता है, कैसे एतमाद एक आदमी को मिल सकता है कि जो शख्स जो कोई भी क्राइम नोट करता है, देखता है कभी, तो इग्नोर करने के बजाय वो फ्रंट पे आ भी जाए और वो सही तरीके से प्रोसेस के अंदर कुर्बान भी ना हो और बच भी जाए और अपना लोगों को आइडेंटिफाई भी हो जाए क्राइम किसने किया। देखिए, मैं बताऊं आपको, ये एक बिल्कुल आपने सही कहा, लोगों को बड़ी परेशानियां होती है और इसमें देखें तमाम चीज़ें शामिल हैं। पुलिस का मजमूई रवैया, फिर उसके बाद वो देखता है कि मैंने कोर्ट में किस तरीके से सफ़र करना है, जुडिशरी में जो उसे जाना होता है। अब फ़र्ज़ किया आपसे एक मोबाइल फ़ोन छीना जाता है, आप और मोबाइल फ़ोन में बरामद भी कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि जनाब आप ये केस दर्ज कराएं। आप कहेंगे यार मुझे मेरा मोबाइल फ़ोन दो, मैं तो घर जाऊँगा। अब वो मुलजिम भी पकड़ा हुआ है, दूसरा चीज़ें भी पकड़ी हुई हैं। अगर आप बहुत अच्छे आप सिटीज़न हैं, आप कहते हैं कि नहीं यार मैं इसको सज़ा दिलवाऊंगा, तो आप एक एफआईआर दर्ज करा देते हैं कि उस मुलजिम के साथ। अच्छा, अब वो एफआईआर दर्ज हो गई, उसके 14 दिन बाद पुलिस ने सारी चीज़ें करके चालान करके कोर्ट में पेश कर दिया। अब आपका असल इम्तिहान आपका अब शुरू होता है। 14 दिन बाद आप जब जाते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट में मुलजिम के वकील, अच्छा इन्होंने अपने वकील बाकायदा उन्होंने वो बनाया हुआ है, पैनल बनाया हुआ है, उनको उसमें से एक बाकायदा हिस्सा देते हैं, उसमें से एक बाकायदा हिस्सा देते हैं अपनी डकैती और रॉबरी में से, और कहते हैं जब हम पकड़े जाए तो हमारी जमानत कराना। अच्छा, वो चला जाता कोर्ट में। अब आप बहैसियत मुद्दई गए कोर्ट में, वही गंदी कॉरिडोर में आप खड़े हुए हैं जहाँ मुलजिम खड़ा हुआ है, वहीं आप खड़े हुए हैं। वो मुलजिम आपको गालियाँ भी बक रहा है, आपको आंखें भी दिखा रहा है कि मेरे खिलाफ गवाही नहीं देना। अच्छा, वो उसका वकील सुबह सुबह आता है मुलजिम का और पेशकार से तारीख उसको बोलता है कि यार 2 बजे तारीख देना। अब आप सुबह 8 से 2 बजे तक खड़े हुए हैं, आपने अपने ऑफिस से भी छुट्टी की हुई है, आप खड़े हुए हैं। 2 बजे आके पेशकार आपको कहेगा कि जी आप अब 15 दिन बाद आ जाना। अब 15 दिन बाद फिर आपको वही सामने कर आप बोलते हैं कि यार लानत भेजो ऐसी उस पर, मैं तो नहीं जा रहा। बिल्कुल। तो ये हमारी चीज़ें हैं जो कि जिसको हमें देखना पड़ेगा, इसको रिवाइज करना पड़ेगा, इसकी इस्लाह करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर कानून, अगर पुलिस अपना सही तरीके से काम करती है तो आगे जुडिशरी में फिर आपको इतनी मुश्किलात पेश आती है कि आप कहते हैं कि यार छोड़ो यार, मैं अपना काम छोड़ के जा रहा हूँ, अपनी नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, ऊपर से ये धमकियां दे रहा है, कहता है मैं बाहर निकलूंगा तुझे देखूंगा, तो मुझे क्या कितनी रकात का सवाब है, और कोई साथ भी नहीं दे रहा। हाँ, तो यही वजह है कि ये लाकानूनियत और जुर्म बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हमारे मोस्टली 80 से 90% वही हैबिचुअल वो होते हैं, एक्यूज होते हैं, वही रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं जो कि जेल से आए होते हैं। उन्होंने जेल से आने के बाद मदरसे में दाखिला नहीं लेना होता, उन्होंने वही पिस्टल उठाना है, वही मोबाइल छीनना है, वही पैसे छीनने हैं, उनका काम वही है। और उसका देखें एक दूसरी बात, उसका एक अलमिया ये भी है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी, अगर किसी को अच्छा रोजगार मिला, वो उसको अच्छे पैसे मिल रहे हो, तो वो क्यों डकैती करेगा। तो ये सारी चीज़ें हुकूमत के लेवल पे, लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि हम इस तरफ नहीं सोचते, ना ही देख रहे हैं। तो ये हमारी वजूहात हैं। और पुलिस में अब इस्लाहात हो रही हैं, हमारे जो ऊपर लेवल के अफसरान हैं, आईजी हैं या डीआईजी हैं, अब आपको ऑनलाइन एफआईआर का भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है। दूसरी चीज़ें भी दी हुई हैं कि अगर थाने में आपकी एफआईआर नहीं हो रही तो आप ऑनलाइन रजिस्टर करा दें। लेकिन बदकिस्मती से इतनी अवेयरनेस लोगों में नहीं है। तो ये चीज़ें अवेयरनेस हों और उसमें थाना कल्चर
काफ़ी अरसे से हमारे अफसरान कर रहे हैं उस पर काम, लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि हम फिर इतनी चीज़ें हमारे ऊपर आ जाती हैं कि हम फिर अपने असल मकसद से हटकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। एग्जैक्टली नहीं सर, ये हकीकत है और यही अवाम का थोड़ा सा पेन है। और हमारी दुआएं हैं पाकिस्तान का कानून का निज़ाम जो है वो थोड़ा बेहतर हो सके, और अगर आप जैसे अफसर के साथ ये मिलकर कोई सीनियर एक कमेटी बन जाए और चीज़ें बन जाएं जो इसको बाकायदा सुपरवाइज़ कर सके, और ताकि लोगों को सहूलत मिले। जो विटनेस आते हैं, बहुत सारे गवाहान जो मौजूद होते हैं, वो भागे नहीं डर के, और वो मुजरिम भी डरे थोड़ा सा कि मेरी भी अकाउंटेबिलिटी होगी, अगर मैंने ये किया तो मेरा कोई साथ नहीं देगा। तो ये क्योंकि जैसे आप जानते हैं सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, कामयाबी का सफ़र के अंदर और अपनी थॉट्स शेयर करने का। ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है कि हमारी ख्वाहिश होती है कि हम लोगों को कनेक्ट कर सकें डिफरेंट अफसर के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कॉन्फिडेंस मिले कि कानून में ऐसा नहीं है कि कुछ सारी चीज़ें ख़राब हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी जगह पे काम करती हैं और बिल्कुल सही आती। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने मुझे मौका दिया। और मैं फिर कहूँगा कि जी अगर कोई भी शोबा हो उसमें आदमी को अपनी महारत पूरी हासिल करनी चाहिए, वरना ऐसे तो हर एक आदमी नौकरी कर लेता है, हर एक शोबे में लोग कर लेते हैं, लेकिन आपको अपने काम में माहिर होना ज़रूरी है। तभी आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आपको अपनी चीज़ों में सही करने में आसानी होगी। तो मैं तो आपके चैनल के थ्रू यही मैं लोगों को एडवाइस करना चाहता हूँ कि अगर जो भी आप, कोई भी काम बुरा नहीं है, अगर आप काम करना चाहते हैं, आप अपने शोबे में महारत हासिल करें और उसको अच्छे तरीके से अंजाम दें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। यही तरीक़ेकार है कामयाबी हासिल करने का। जब हम कामयाबी के सफ़र के अंदर बात करते हैं कि हम अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट हो जाएं और हम ओवरऑल सिनेरियो को फोकस करके देखें कि हमारी पास कमी कहाँ है, जहाँ कमी है उसको ओवरकम करें और जो स्ट्रेंथ है हमारी उसको और मजबूत कर दें। तो इससे हमारा ही नाम नहीं, खाली पाकिस्तान का भी नाम पूरी दुनिया के अंदर फैलता है। इसी बात के साथ इजाज़त दीजिए डॉक्टर मोहसिन को कामयाबी का सफ़र से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नेक्स्ट शो के साथ आपसे मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ। जब तक हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।